मोदी भगाओ देश बचाओ। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं खान अल्ताफ़ और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ मुंबई न्यूज़। अनीस भाई, कल्याण लोकसभा का इलेक्शन अभी करीब है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कल्याण लोकसभा का इलेक्शन जो है उसके उम्मीदवार हमारे वैशाली दरेकर मैडम, जो सुबह से लेके रात को 12-1 बजे तक लोगों से संपर्क कर रहे, हर गली, हर नुक्कड़, हर मोहल्ला, हर घर सबसे संवाद साध रहे, सबसे मिल रहे और बहुत लगन से काम चल रहा है। इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होगी। अनीस भाई, जिस तरीके से बीजेपी ने जो पीएम मोदी हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाती है तो हिंदू राहुल गांधी जी जो हैं वो सारे जो देश की संपत्ति है वो मुसलमानों के हवाले कर देंगे, यहाँ तक कि जो मंगलसूत्र है हमारी बहनों के वो भी बेचकर उन्हें दे देंगे। उसके बाद इस तरह की इसी तरीके से जो अजीत दादा पवार गुट के जो नेता हैं रविंद्र गायकवाड़, उन्होंने ये कहा है कि जो लोग दाढ़ी बढ़ाएंगे वो उन्हें दाढ़ी बढ़ाने से पहले हमसे पूछना पड़ेगा। इस तरह की जो नफरत वाली बातें कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बीजेपी के जो पीएम थे हमारे मोदी साहब, उन्होंने जो मंगलसूत्र लोगों को गिरवी रखे, जिनको बच्चों की फ़ी भरने के लिए नहीं है, दवा का इलाज के लिए पैसा नहीं, तो बहुत से माँ बहनों के हमारे मंगलसूत्र गिरवी रखे, किसी के बिक गए, माने मंगलसूत्र इनकी वजह से जा चुके हैं। तो अगर राहुल साहब हमारी जीत के आते हैं तो इंशाअल्लाह ताला लोगों के रोजगार खुलेंगे, रोजी में बरकत होगी और जो मंगलसूत्र हमारे बिके और गए वो रिटर्न आएंगे, ये बात तो नक्की है। दूसरी बात, जो रविंद्र गायकवाड़, इसने जो बोला है कि दाढ़ी अगर बढ़ानी है तो हमारा परमिशन लेना पड़ेगा, तो ये बात सही है। अभी तक तो मैं यही सोचता था कि दाढ़ी वाले की सरकार में कोई जाहिरात आई नहीं है। क्यों? ये लास्ट इलेक्शन के टाइम पे एक जाहिरात उनकी आई है कि दाढ़ी बढ़ाने के लिए हमारी परमिशन लेना पड़ेगी, तो उनकी सरकार में यही वो कर सकते, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। इसके बारे में एक छोटा सा उदाहरण आपको दे सकता हूँ मैं। एक मोची था, मोची जो जूते चप्पल सीने का काम करता है, उसको एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया। अब एक दिन का मुख्यमंत्री बनने के बाद में उसके दिमाग में बात चल रही थी कि मैं एक दिन में करूं क्या, मैं करूं क्या। एक दिन का मुख्यमंत्री बना था तो उसके दिमाग में क्या आया, जो था उसने चमड़े के गोल सिक्के बनाए और पैसों में चला दिए, बोले ये चमड़े के सिक्के चले गए। तो वही हमारी सरकार आज की चल रही है। जो उनकी सोच है वही सामने आएगा। उनकी सोच थी कि दाढ़ी बढ़ाने के लिए भी हमारी परमिशन, तो सही बात है, आज उनकी परमिशन लेना पड़ रही है उनको दाढ़ी बनाने के लिए। अनीस भाई, जो हमारा संविधान है वो ये कहता है, हमें ये आज़ादी देता है कि हम चाहे जो बोल सकते, अपनी बात रख सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या पहन सकते हैं, इस तरह की पूरी आज़ादी हमें हमारा संविधान देता है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी और उसके गठबंधन के जो लोग हैं वो जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, नफरत वाली बातें कर रहे हैं, तो क्या इससे ये नहीं लगता कि आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन में अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो पूरी तरह से संविधान को चेंज करने की जो बात है वो कहीं ना कहीं सच दिखाई दे रही है इनकी बातों से? ज़रूर। हमारा जो भारत देश है, इंडिया, ये एक इंडिपेंडेंट देश है। यहाँ किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। अपनी मर्जी से हर आदमी किसी भी हिसाब से खा पी के आराम से रह सकता है। लेकिन ये जो सरकार आई है, मोदी सरकार, ये सरकार को देखो, मैं बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को बुरा नहीं बोलूँगा, क्योंकि इनके 3 के पहले भी और भी नेता लोग रह चुके हैं, उनके टाइम पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये अलग चोर लोग हैं। ये इनको सरकार चलाने का मालूम नहीं था, खाली ये जो खजाना था अपने भारत का वो लूटने आए थे और वो लूटने का इन्होंने काम किए। और अगर ये वापस आते हैं तो पहले हम लड़े थे गोरों से, अब लड़ना पड़ेगा हमको चोरों से। अच्छा, बीजेपी की जो बात है, जो इनकी मंशा है, जो इनकी राजनीति करने का तरीका है, तो इसके साथ में जो गठबंधन करके इनके साथ में आए, जैसे अजीत दादा पवार गुट एनसीपी, जो कभी सेकुलर हुआ करते थे, लेकिन इनके साथ मिलकर ये भी अब उनकी भाषा बोल रहे हैं। और दूसरी सिंधे गुट जो है, सिंधे जी ने कहा कि जो उदय ठाकरे की जो विचारधारा है वो उन्होंने विचारधारा को छोड़ कर दिया, इसलिए हम उनसे अलग हो गए। तो उदय ठाकरे की विचारधारा क्या थी जिसे वो छोड़ चुके हैं? ये उनकी विचारधारा के बारे में कुछ बताएं। इनके लिए एक छोटा सा ही उदाहरण है, जबर मारे रोने ना दे। अभी वहाँ चले तो गए, इनको मार भी पड़ रही है और इनको बोला जा रहा है कि आप रोएंगे नहीं, तो ये एक मजबूरी है।
जबर मारे और रोने ना दे। ये गए हैं तो कोई विचारधारा के लिए नहीं गए, ये अपनी विचारधारा बचाने के लिए गए। जो संपत्ति आपने कमा के रखी है लोगों से, वही बचाने के लिए गए। बाकी इनके ऊपर कोई दबाव नहीं था, ना तो कोई इनकी तकलीफ थी इनको। मतलब ईडी और सीबीआई के डर से वहाँ पहुंचे। छोटे छोटे बच्चे लोग को मालूम है आज की तारीख में। इसी बस यही मुद्दा लेके आज हमको जो ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पब्लिक में हम जाते हैं तो पहले हम भाषण देते थे, अब हमको भाषण देती है पब्लिक, क्योंकि पब्लिक इतना समझ चुकी है, पब्लिक के सामने इतना सहन शक्ति सब सह चुके पब्लिक इनके राज्यों में क्या हुआ है। तो अब जो लोग हैं गौर गरीब वो हर घर में नेता हो गए, हमको अभी नेता नगरी करने की ज़रूरत नहीं है। अनीस भाई, 2 दिन से मुंब्रा में एक बात चली है वैशाली मैडम को लेके, जो उन्हें डमी कैंडिडेट बताया जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? डमी का मतलब मुझे आज तक समझा नहीं, पहले मुझे डमी का मतलब समझाइए क्या है। इस बात अगर कोई तो हम तो सामने वालों को भी बोल सकते हैं क्या भी डमी है, क्योंकि यहाँ का इतिहास है 2 बार के सिवा तीसरे बार कोई खासदार बना नहीं है। यहाँ की परंपरा है, आप उठा के देखिए जितने भी अभी तक खासदार बने हैं 2 ही बार बने, तीसरे बार में न्यूट्रल, किसी का कोई जाके गेट खोल रहा है तो किसी के गाड़ी में बैठ के कपड़ा मार रहा है। ये यहाँ का इतिहास है। अभी इसके पहले श्रीकांत शिंदे के पहले जो खासदार थे उनसे आप पूछिए कि आप कितने बार खासदार बने, 2 बार। तीसरे बार में आप अव्वल साहब के गेट पे खड़े हो गए गेट खोलने के लिए, बरोबर ना। तो यहाँ की परंपरा है 2 ही बार खासदार बनते हैं। अगर डमी आप बोलते हैं तो आप खुद डमी हैं, क्योंकि डमी अगर आप गरीबी में बोलते हो तो भी आपको ये उदाहरण मैं दे सकता हूँ, बताता हूँ कि गरीबी कोई डमी नहीं रहती है। हमारे इधर रेती बंदर की एक बोलता हूँ, बालाजी काकड़े रिक्शा चलाते थे, बरोबर है। बालाजी काकड़े रिक्शा चलाते थे। रिक्शे वाला इलेक्शन लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता। लेकिन इलेक्शन कैंडिडेट नहीं लड़ता है, इलेक्शन पब्लिक लड़ती है, इलेक्शन लोग लड़ते हैं, इलेक्शन जनता लड़ती है। कैंडिडेट खड़ा किया जाता है कि ये हमारी सेवा करेगा, तो उसको डमी हम नहीं बोल सकते, समझे। जब रिक्शे वाला नगर सेवक बन सकता है जिसके पास कुछ नहीं, एक रिक्शे वाला मुख्यमंत्री बन सकता है जिसके पास कुछ नहीं, तो ये तो मिडिल क्लास की एक महिला है, अच्छे घर की है, ये क्यों नहीं बन सकती खासदार? अनीश भाई, इलेक्शन को लेके आप जनता से क्या अपील करोगे? जनता से एक ही अपील करूंगा, बाकी की जनता को तो सब मालूम है, जनता खुद प्रचार कर रहे हैं। सिर्फ निशानी पे आपको ध्यान देना है। हमारी निशानी, इंडिया अलायंस की निशानी मसाल 2 नंबर पे, आपको मसाल के बटन पे दबाना है और वैशाली दरेकर को लोकसभा में भेजना है, बस। अनीस भाई, जिस तरीके से अपोजिशन पार्टी जो है अपना प्रचार कर रही है, जिस तरीके से उन्होंने अपने पूरी तरीके से उन्होंने प्रचार किया, पूरी ताकत लगा रहे हैं, बड़ा जोर उनकी तरफ से दिखाया जा रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? बहुत जोरों में चल रहे हैं। पहले एक को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, वो फेल हो गया। बाद में कमल का फूल खिला, वो भी फेल हो गया। अब तीसरा आदमी खड़ा हुआ है, वो लेके घूम रहे हैं लोगों को। तो ये कैंडिडेट तो एक है, लेकिन प्रचार डायरेक्ट जो रहते हैं वो चेंज करते जा रहे हैं, क्योंकि ये नाकाम हो गया, तेरा काम खत्म, अब तू नाकाम हो गया, तेरा काम खत्म, अब चौथा आने वाला है 2 दिन में वापस। नहीं, तीसरा कौन है और चौथा कौन आने वाला है, ये बारे बताइए। पहला तो आपको मालूम है, तोड़फोड़ कंपनी, जिसका खुद का आज तक कोई पक्ष नहीं है, समझ गए। दूसरा कमल खिलाया, कमल अच्छा है, कमल अच्छा है, बीजेपी अच्छी है, चला था ना कि नाम लूं, बराबर। तीसरे हमारे अभी जो चले हमारे बहुत अजीज दोस्त है, लेकिन नाम ले लेंगे ज्यादा, जनता जानना चाहती है। अयाज हसन भाई, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि अब देखो ये फेल हो गया, इससे पब्लिक नहीं समझ में आ रही है, पब्लिक इसके नज़दीक नहीं आ रही। दूसरा भी फेल हो गया, अब हो सकता है कि आपके कुछ करने से पब्लिक आपके फेवर में आएगी, तो आप थोड़ा देखिए। लेकिन कोशिश आपकी नाकाम होगी, पब्लिक सब समझ चुकी है, पब्लिक अब चुतिया बनने वाली नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक का ही नारा है, मोदी भगाओ देश बचाओ। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से।